माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूक्लिड क्या है। यूक्लिड एक इंसान थे जिन्होंने ज्योमेट्री की फील्ड में बहुत काम किया है, इसीलिए उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है उनको, यूक्लिड को। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री किसी एक चीज कोई भी चीज हो हमारी, ठीक है, उसकी शेप बताना, उसका साइज बताना, उसकी डायमेंशंस को बताना, जैसे उसकी डायमेंशन, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसका एरिया, उसकी सरकमफ्रेंस, ये सब चीजें। ठीक है, और जैसे उसकी पोजीशन बताना, तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्री। किसी चीज की कुछ चीजें को बताना, ठीक है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया ना ज्योमेट्री किसको बोलते हैं। और यूक्लिड कौन थे? ठीक है, उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बुक दे दो मुझे एक। चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये देखा कि यूक्लिड कौन थे और ज्योमेट्री क्या होता है। चैप्टर का मतलब तो हमें पता चल गया, पर कुछ बेसिक्स है जो यूक्लिड ने जो खोजा हुआ था, मतलब उन्होंने जो ज्योमेट्री की फील्ड में जो काम किया है, तो वो कुछ थे। ठीक है, तो देखो उसने क्या किया, उसने हमें बुक में दे रखा है। तो बुक की पेज नंबर कहाँ गया, ये तो पोस्टुलेट से, हाँ, बुक का पेज नंबर 63। बुक का पेज नंबर 63 देखो, 63 में यूक्लिड एग्जाम्स लिखा होगा, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो जो है हमारे कुछ एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब ये एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, इनको किसने बताया था? यूक्लिड ने। ठीक है, यूक्लिड ने बताया था कि कुछ हमारे एग्जाम्स होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं। अब ये एग्जाम और पोस्टुलेट्स क्या होता है? ठीक है, देखो, एग्जाम्स एंड postulates are assumptions which obvious universal truth। ठीक है, दे आर नॉट प्रूव्ड। ठीक है, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? देखो, एग्जाम और पोस्टुलेट्स आर अजम्पशंस, वो कोई मानी गई चीज होती है। क्या होती है? मानी गई चीज है। ठीक है, कुछ भी चीज को हम मान लेते हैं ना, जैसे कुछ मैथ्स में हम मानकर चलते हैं कि ये हमने मान लिया, बट ऑब्वियस यूनिवर्स ट्रूथ, पर जो हमने वो माना है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है। जो हमने माना है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है ओब्वियसली। ठीक है, और हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट प्रूव्ड, हम उसको प्रूव कर भी नहीं दिखा सकते। तो देखो, जैसे कोई मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया, क्या बनाया? एक पॉइंट। ठीक है, मैं इसको मान रही हूँ कि ये एक पॉइंट है। ठीक है, पर तुम किसी से भी पूछोगे, वो आकर यही बोलेगा ना कि दिस इज अ पॉइंट, यही बोलेगा। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों इसको कुछ और बोल सकते हैं क्या? ये एक पॉइंट ही रहेगा। ठीक है, हमने इसको मान भी लिया, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, है ना। और इसको हम क्या प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये एक पॉइंट है? करके दिखा सकते हैं हम? नहीं दिखा सकते ना। तो ऐसी कुछ चीजें। ठीक है, समझ आया? एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स। ठीक है,
चलो फिर अब यूक्लिड ने हमें कुछ एग्जाम्स बताए थे, तो पेज नंबर 63 पर कुछ 7 पॉइंट्स है, तो देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्स थे। ठीक है, मैं इधर आपको लिखूंगी नहीं, सिर्फ समझाऊंगी। ओके, बुक में देखना। फर्स्ट है हमारा थिंक विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आएगा ये, अगर मैं समझाना चाहूंगी ना बोल कर तो समझ में आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल से देखो, जैसे ए और बी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, ये हमने माना है। और बी और सी भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं क्या ए और सी भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के? कैसे कह सकते हैं? देखो, ए किसके इक्वल है, बी के, बी किसके इक्वल है, सी के। जब बी की जगह मैं ए लिख सकती हूँ ना, इधर लिख सकती हूँ, क्योंकि बी किसके इक्वल है, ए के। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, फुलफिल हो जाएगी ये वाली। ठीक है, इससे आया ये, समझ आया? अगर कोई दो चीज एक दूसरे के वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट समझ में आया, उसमें यही बोला गया है। उसके बाद सेकंड, सेकंड क्या दे रखा है हमें, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स हुज नहीं द होल्स आर इक्वल। इसमें क्या बोल रहा है, देखो कोई 5 डिजिट है, वो 5 के इक्वल तो होगी ना। कोई 5 डिजिट है, अगर मैं उसको 5 के इक्वल करूँ तो वो इक्वल तो होगी। ठीक है, वो क्या कह रहा है, इसके अंदर कुछ इक्वल जोड़ दो, इक्वल जोड़ दो। इक्वल मतलब जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे ना वो इक्वल होना चाहिए। मैं इसके अंदर 1 ऐड कर देती हूँ, दोनों में करना पड़ेगा हमको, दोनों साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम इक्वल चीज में कोई इक्वल ऐड कर दे तो हमारा वो जो है रिजल्ट इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये था। ठीक है, और थर्ड देखो, अनइक्वल में, हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल बात। ठीक है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। उस वाले में, ऊपर वाले में, सेकंड वाले में उसने ऐड करा था, नीचे क्या करा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सेम यही है, बस इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 5 दो संख्या एक दूसरे के इक्वल होंगी, अगर उसमें से इक्वल में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट जो है वो रिमाइंडर जो है वो भी हमारा इक्वल आता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ लिखते मत रहना, समझना भी है। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, देखो जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दोनों इक्वल लग रहे हैं, दोनों इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस वाले स्क्वायर को इसके ऊपर रख दूं, इसके ऊपर रख दूं तो ये इस पूरे को ढक लेगा, क्या कर लेगा, ढक लेगा। हमारा ये वाला दिखेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं अगर मैं इसको इस वाले के ऊपर रख दूं। ये दोनों कैसे इक्वल है, पूरा ढक लेंगे एक दूसरे को। तो कोइंसाइड का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को पूरा ढक ले, वो दिखे ही ना। ठीक है, वो एक दूसरे के इतने इक्वल है। हाँ बोलो। हाँ तो वही तो समझा रही हूँ, दिखना नहीं चाहिए। कोइंसाइड का मतलब ही ये होता है, ये दोनों एक दूसरे के हमें क्यों करना है बड़ा, ये दोनों इक्वल हैं। हाँ इक्वल है, हाँ तो यही तो बता रही हूँ मैं कि दोनों सेम हो जाएंगे। वो दोनों इतने सेम है कि इसकी ये वाली लंबाई दोनों सेम सेम आएगी, सब कुछ सेम है इनका। तो यही होता है कोइंसाइड, कोइंसाइड चीजें। ठीक है, अरे बेटा वो क्यों समझ रहे हो तुम, ये इसको ढक पाएगा नहीं ढक पाएगा। ये देखो ना, अगर ये बिल्कुल दोनों इक्वल है तो इसकी ये वाली लंबाई ये वाली सब इक्वल होएगा ना, ये समझो। ये देख रहे हो कि वो ढक पाएगा, ऊपर से दिखेगा नहीं दिखेगा, ये क्या होता है,
पार्ट नंबर 5, 5 देखो, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। बहुत ही आसान है ये, और समझना। एक सर्कल है, ये सर्कल क्या है, होल, होल पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर से मैं एक पार्ट निकाल देती हूँ, ये वाला निकाल दिया, ठीक है। ये देखो, ये निकाल दिया, ठीक है। और ये क्या बचा हमारे पास, ये कुछ इस तरह का बचेगा, ऐसे कुछ बचेगा शायद, है ना। अरे ठीक है ना, बचेगा तो कुछ ऐसे ही, इसको इधर जोड़ देंगे तो ठीक है। बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला है ना, यही बड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, जो ये होल वाला पार्ट होता है ना, इसमें से अगर कोई पार्ट हम निकाल दे तो हमेशा यही वाला बड़ा रहता है, ये नहीं रहता, ठीक है। हमेशा हर चीज में जितना मर्जी क्यों निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ही निकाल, उसका एक पार्ट बोला है इसमें, एक पार्ट, पार्ट का मतलब भी समझना होता है। आधा तो आधा बोलेंगे ना, उसको पार्ट बोलेंगे। 6 देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, ठीक है। जैसे कोई हमारा 2 है, समझ लो भाई, ये समझना जरूरी है, बातें कर रहे हो। 2, जैसे कोई हमारा 2 है, 6 वाला देख लो, 6 वाला, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। ये जो 2 है, अगर मैं इसका 2 बार 2 से ही डबल कर दूं, 2 बार देखो, 2 से डबल करना है 2 बार, सेम से करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 4। इसका मतलब ये है कि 2 का अगर मैं 2 टाइम से उसी से डबल कर दूं तो रिमाइंडर क्या है, वो सेम आएगा, क्या आएगा, सेम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। 7 देखो, 7 क्या है, थिंग्स विच आर हैवल्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखो, वो जो तू आधा वाला बोल रहा था ना, वो आ गया। हाँ देख, इसमें HALVS लिखा हुआ है, गलत लिखा है ना ये देखो, ये कोई सर्कल है, इसका मैंने हाफ कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हें इक्वल दिख रहे हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। किसी भी चीज का हम हाफ कर दे तो वो दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो एग्जाम्स समझ में आए क्या होते हैं, ये 7 एग्जाम्स थे जो कि इक्लिड ने हमें बताए थे, ठीक है। हैं? हाँ यही है 7 में, यही मतलब है इसका। समझ आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सच में मैं पूछूंगी फिर बताना। अब इक्लिड ने कुछ पोस्टुलेट्स भी बताए थे, ठीक है। तो वो पोस्टुलेट्स क्या है, पेज नंबर 66 पर है, ठीक है, पेज नंबर 66 पर। तो नहीं 66 पर नहीं है, सॉरी, पेज नंबर 64 पर है, ठीक है, पेज नंबर 64 पर। अच्छा, पोस्टुलेट फर्स्ट, ठीक है, देखो पढ़ो। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इसका क्या मतलब है, एक लाइन बननी है, इसका एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक। अच्छा देखो, 2 पॉइंट्स होते हैं, ये दूर दूर 2 पॉइंट्स है, ठीक है। इससे हमें क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। अब उसका वो क्या कह रहा है कि इस लाइन से, इन दोनों पॉइंट से और लाइन बनाना पॉसिबल है, पॉसिबल है, कैसे बताओ, बना के दिखाओ जरा। दोनों पॉइंट से हमारी क्रॉस करनी चाहिए, हाँ
कैसे हो जाएगी बताओ? लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, कभी ये नहीं ऐसे करके तुम जा रहे हो, ये लाइन नहीं होती। क्रॉस करती है वो अलग चीज होती है बेटा। इधर आ जाओ ना, इधर बता दो मुझे, आ जाओ। अरे दिखा। अच्छा ये पॉइंट कितने हैं इसमें? ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं क्या? ये ऐसे नहीं होता, गलत है। इन दोनों पॉइंट से हम कोई और स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन को बनाया जा सकता है और नहीं बना सकते, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है? a terminated line can be produced indefinitely। terminated line क्या होता है? टर्मिनेटेड लाइन क्या होता है? जिसके दोनों पार्ट्स का वो पॉइंट पर एंड हो रहा हो कहीं पे, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है जो कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा वेरी गुड। दो पॉइंट्स है, दोनों का हमें एंड दिखाई दे रहा है, जिसके एंड हमें दिखाई दे, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ तक चलती जाएगी, एंड नहीं दिख रहा तो वो टर्मिनेटिंग लाइन नहीं है। अब देखो, अब जब हमें एंड दिख रहा है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं ना, दोनों साइड से आगे बढ़ा सकते हैं ना, जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। अगर हमें एंड ही नहीं मिलेगा तो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? नहीं बढ़ा पाएंगे ना। तो टर्मिनेटेड लाइन वो होती है जिसका एंड हमें दिखे, और जो ये पोस्टुलेट बोल रहा है ना कि टर्मिनेटिंग लाइन को हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है, ये बोल। थर्ड पोस्टुलेट देखो क्या है? आ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से मैं सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, कर सकते हैं ना। इस पर कंपास रखा और ऐसे करके सर्कल ड्रॉ कर दिया। इससे मैं और बड़ा कंपास को ओपन करके और बड़ा बना सकती हूँ, ठीक है। और बड़ा बना सकती हूँ, और बड़ा बना सकती हूँ, बहुत बड़ा बनता जाएगा, और छोटा भी बना सकती हूँ, ठीक है। समझ आया? वो यही कह रहा है कि एक रेडियस से या एक पॉइंट से, एक सेंटर से हम जितने मर्जी सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। Postulates 4 all right angles are equal to another। right angles क्या होते हैं? राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल्स कैसे बनाते हैं? ऐसे, ऐसा बनाया जाता है ना 90 डिग्री का एंगल, एल वाला, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हम चाहे इसको ऐसे बना ले चाहे ऐसे बना ले, ये रहेगा तो 90 डिग्री का ही, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे बना ले, पर रहेगा तो 90 डिग्री का ही, ठीक है। इसकी शेप कैसे भी कर दो, बट ये सीधी रहनी चाहिए, ऐसी एल टाइप में रहनी चाहिए। तो या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी तो होता है, ऐसे भी तो होता है, ऐसे भी होता है ना। तो ये सारे इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। वो यही कह रहा है इस पे। पोस्टुलेट 5 देखो, पोस्टुलेट 5 बहुत डिफिकल्ट है भाई, वो समझ में आना जरूरी है। चुप होके बैठ जा वरना मैं क्लास से बाहर कर दूंगी। इफ अ स्ट्रेट लाइन following on two straight lines make a interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। देखो इतना बड़ा मैंने पढ़ दिया, कुछ समझ में आया? नहीं आएगा। थोड़ा बताया। फिगर 5.6 बुक में देखो, एक लाइन हमारी ऐसे है, एक लाइन हमारी ऐसे है,
और उसके ऊपर एक लाइन फॉल कर रही है, क्या कर रही है, फॉल, मतलब उसको काट रही है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, दो स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन फॉल करेगी, उसको काटेगी, हाँ बाइसेक्ट जो भी है। फिर उसने कुछ इंटीरियर एंगल, पानी देना, 1 मिनट पानी दो, मेरा हो रहा गला, नहीं ठंडा पानी, नहीं ठंडा नहीं चाहिए। कोई इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो, अच्छा, जो अंदर बने, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, जो इसके अंदर बने। और एक्सटीरियर कौन से होंगे, जो बाहर बनेंगे, ये, ठीक है। पर उसने सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात की है, किसकी, इसको हम नाम दे देते हैं, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये एल है, ये एम है, ठीक है, ये क्या है, पी, इसको पी मान लेते हैं हम, ठीक है। ये लाइन का नाम रखा है मैंने, ये एल लाइन है, ये एम लाइन है, ये पी लाइन है, ठीक है। कौन से नीचे वाली, ये पी लाइन हो गई ना एक। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि दो राइट एंगल्स का सम क्या होता है, 90 + 90 = 180, ये आ गया क्या, 180। दो राइट एंगल्स का सम, ठीक है। वो क्या कह रहा है, एक साइड के हमारे, किसके, एक साइड के एंगल्स, एक साइड के एंगल्स में ले लो, ए बी हो गए, और दूसरी साइड के सी और डी हो गए, अलग अलग हो गए ये, ठीक है। इन दोनों का सम 180 से क्या आएगा, कम आएगा, कम आएगा, ठीक है। इसका सम 180 से, जैसे मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा कितना है, 130 डिग्री, ये हमने मान लिया है। एंगल सी प्लस एंगल डी कितना है, 240। खा ली थी कल, ठीक है। मैंने अभी मैं करके दिखा दूँ, मैंने ये मान लिया, ठीक है। ये 130 है, ये 240 है। अब इसमें से 180 से कम कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, 130। तो जो 180 से कम आएगा ना, उसी तरफ हम उस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के तो ये एक दूसरे को मिल भी जाएंगी। अगर हम इधर बढ़ाएंगे तो ये इधर चली जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, पर ये एक दूसरे को जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगी ना कहीं पर। चलो बढ़ा लूं क्या, मिल गई, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि दो हमारे इंटीरियर एंगल्स एक साइड के, अगर उनका सम 180 से कम आएगा, जिधर भी साइड, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, चाहे इसका 180 से कम हो चाहे इसका 180 से कम हो, होगा एक का ही। अगर इसका 180 से कम आ रहा है तो इधर लाइन हम बढ़ाएंगे तभी मिलेगी, ठीक है। जहां पर कम होगा वहीं पर मिलेगी बढ़ाने से। समझ में आया ये, बताइए मेरे को, खड़े हो गया, एक्सप्लेन एक्सप्लेन। हाँ तेज बोल थोड़ा। इसकी लाइन और ये एरो एम, ठीक है। ये तुम ये बता रही, ये और ये इस लाइन तो कहीं ना कहीं तो मिलेगी, यही तो और कुछ नहीं बताया मैंने, ये 180 का सिस्टम बताया था ना। ये एंगल ए और बी तो 130 थे, हाँ। एंगल सी और डी 250 थे, और 90 प्लस 90 जो लाइन क्या लाइन पे बनेगी। पढ़ ले भाई, पढ़ ले, समझ आया ये।
ये तुम्हें एंगल अपने आप दिए होंगे होंगे उसने, ये हमें निकालने पड़ेंगे भाई, बाद में देखा जाएगा वो तो, बट हमने ये अभी माना था सिर्फ। सभी एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स हो गए हैं, किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी भी में भाई है कि कोई नहीं है? समझ में आ गया सब, ये वाला लास्ट वाला। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, यस मैम। चलो करते हैं। टोटल 7 क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 5.1 में 6 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स, और उसका रीजन भी देना है कि ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, कोई खड़ा होके पढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा? शट अप, पढ़ो खड़े होके। हाँ नहीं, पार्ट नंबर 1। हाँ समझ आया कुछ? एक पॉइंट है, एक पॉइंट बोल रहा है, इस पॉइंट से वो बोल रहा है कि इससे सिर्फ एक ही लाइन हमारी पास हो सकती है, क्रॉस हो सकती है, एक लाइन। क्या एक ही लाइन इससे क्रॉस हो सकती है क्या? देखो, कुछ भी कर दो भाई, ये लो ये। ठीक है, बहुत सारी लाइन पास हो सकती है एक पॉइंट से। ठीक है, तो ये गलत हो गया ना, इसने बोला है एक होगी और हमारी तो बहुत सारी हो गई, तो क्या हो गया? इट इज अ फॉल्स। फॉल्स क्यों है ये? हाँ तो इसको लिख दो, बिकॉज infinity lines can cross through a single point। एक सिंगल पॉइंट से हमारी इंफिनिटी लाइंस क्रॉस होती है, ना कि एक। There are an infinite number of lines which pass through two distinct points. टू डिस्टेंस पॉइंट क्या बोल रहा है? ये देखो इधर तो दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है। अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्स में बताया था कि दो पोस्टुलेट्स में, सॉरी, ठीक है, पोस्टुलेट्स का फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, एक ही लाइन पास हो सकती है। उसमें क्या बोल रहा है? इनफिनाइट। उसमें बहुत सारी बोल रहा है कि बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, तो ये गलत हो गया ना, हमारी तो सिर्फ एक ही पास हो सकती है। उसमें क्या बोला है? बहुत सारी, तो इट इज फॉल्स। बिकॉज क्यों होगी? क्योंकि थ्रो टू डिस्टेंस पॉइंट्स पास ओनली वन लाइन, एक ही लाइन पास हो सकती है उससे। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट से हमारी एक ही लाइन पास हो सकती है, इसलिए ये गलत हो गया। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 क्या है? A terminated line can be produced indefinitely on both the sides। अभी मैंने ये आप लोगों को बताया ही था।
ये ट्रू होगा फॉल्स बताओ जल्दी। ट्रू। ट्रू होगा, क्यों होगा? क्यों होगा ट्रू? जो टर्मिनेटिंग लाइन है उसके दो ही पार्ट तो एंड हमें मिल जाते हैं, तो इसीलिए ट्रू। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू बिकॉज because our terminated line have two end points. टर्मिनेटेड लाइन के पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड लाइन। तो ये क्या हो गया? ट्रू। पार्ट नंबर 4, बोल रहा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मैं थोड़ा बोल दी बात, ठीक है? क्या बोल रहा है? हमारे दो सर्कल्स हैं जो कि बिल्कुल क्या है? इक्वल, बिल्कुल इक्वल है। तो मैंने क्या बताया था? जब दो चीजें बिल्कुल इक्वल हो तो उनकी सारी चीजें, उनकी रेडियाई, उनका सर्कमफ्रेंस, उनकी लंबाई चौड़ाई जो भी होता है उसके अंदर सब सेम हो जाता है। तो रेडियाई भी सेम होएगी भाई, है ना? इसकी रेडियाई क्या होती है? ये दोनों सेम हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है? तो क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू क्यों हुआ है? बिकॉज द सर्कल्स आर कोइंसाइड। जो सर्कल्स है वो हमारे कोइंसाइड सर्कल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड सर्कल। मैंने बताया था कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इक्वल होना, ठीक है? इतना ही लिखो, ठीक है? पार्ट नंबर 5, हमें एक फिगर दी हुई है 5.9, जिसमें हमारा ये ए बी है, ये पी क्यू है और ये एक्स वाई है, एक्स और वाई, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के, ठीक है? और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, ठीक है? तो हमारा ए बी इक्वल हो जाएगा एक्स वाई के। बताया था ना मैंने, जब ए बी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू क्यों होगा ये? हाँ, तो लिखने के लिए इसमें लिख लेना बिकॉज, नहीं, बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल। जो फर्स्ट एग्जाम मैंने बताया था वो लिखना है, उसकी डेफिनेशन, इक्वल्स टू द सेम थिंग, सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है? ये लिख देंगे हम। ये फर्स्ट एग्जाम थी जो हमने अभी देखी भी थी, ठीक है? तो ये लिख देंगे। समझ आया? इसमें कोई किसी को दिक्कत? कौन सा ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है? मैंने कब बोला था? मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रही हूँ। नहीं हो जाइए। हाँ जी, हाँ। चैप्टर डिफिकल्ट है क्या इजी है? हैं? शुरू हुआ है, खत्म भी हो जाएगा। एक ही एक्सरसाइज इसमें। डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है? अभी तक डिफिकल्ट लग रहा है। पढ़ोगे नहीं तो डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, आर देयर
other terms that need to be defined first. चुप होगा, चुप रहे. What are they and how might you define them? हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है. क्या लिखनी है? तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस. कोई बताएगा पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो सेम होती है. और कुछ? जो आमने सामने होती है. और कुछ? और कुछ नहीं है? ठीक है. ये देखो, ये पैरेलल, ये एक लाइन है एल लाइन, ठीक है, एक लाइन है एम लाइन. ये थोड़ी बड़ी होती है. क्या ये दोनों कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या इसके अंदर? नहीं आ रहा. ठीक है. और जो इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, हर जगह पर सेम आ रहा है. देखो इतना इतना है ना सेम. अगर मैं ये लाइन ऐसे करके बना दूं तो क्या ये पैरेलल लाइंस होंगी? नहीं होंगी, क्योंकि इसका जो अंदर का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है. ठीक है, इनका सेम है. तो जिसका सेम हो वो पैरेलल लाइंस होती है. और कोई भी कॉमन नहीं है इसके अंदर. मतलब एक यहाँ से जा रही है, एक ऐसी जा रही है, कोई कहीं पर एक दूसरे को मिल नहीं रही. ठीक है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है उनका. तो समझ आया पैरेलल लाइंस? इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हाँ जी, इंग्लिश में. ये क्या हो? देखो, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन. हाँ, टू ही होती है भाई, 3-4 लाइन को थोड़ी ना पैरेलल कर दे. कॉमन पॉइंट्स, उसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है ना. एंड द डिस्टेंस बिटवीन आर कांस्टेंट. is called parallel lines. समझ आया? जिसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा हमारा, और उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा हर जगह. ठीक है, समझ आया पैरेलल लाइंस क्या होती है? पार्ट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? VW बिटवीन. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? क्या? परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइंस वो होती है जो लाइंस 90 डिग्री का मिलकर एक साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है. क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं. जैसे देखो, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई. ये दोनों लाइंस मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो कैसी लाइन हो गई ये? परपेंडिकुलर लाइन. ठीक है, तो लिख देंगे टू लाइंस make form in 90 degree angles with each other. एक साथ मिलकर वो किसका क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल. तो उनको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन. इज कॉल्ड, इधर आर आएगा इसलिए आर को परपेंडिकुलर लाइंस. समझ आया परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक लाइन ये, एक लाइन ऊपर से आ गई. ठीक है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये वाला. पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है?
मैं भगा दूंगी सच में बात। एक लाइन होती है, आ लाइन, क्या, चल चुप रह। आ लाइन with two end points is called line segment। ठीक है, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हो। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स, भाई ऐसे ये दिख रहे हैं ना तुझे एंड पॉइंट्स, दिख रहे हैं ना एंड पॉइंट्स, तो दो एंड पॉइंट्स हो, ये लाइन सेगमेंट हो गया, बस सिंपल। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होती है? रेडियस ऑफ अ सर्कल हाफ पार्ट, हाफ पार्ट। रेडियस होता है सर्कल जो सर्कल का जो बिल्कुल सेंटर। अच्छा अच्छा, हाँ देखो ये रहा सर्कल। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर। सेंटर से हम सर्कल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल is called radius of a circle। देखो समझ आया? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू द सर्कल, इन दोनों की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल। समझ आया ये? स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज स्क्वायर? भाई बताओ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर हाँ, जिसकी साइड इक्वल हो। और बस, ठीक है, ठीक है, हाँ सही, ठीक है, जिसकी 4 साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है और हर साइड पे क्या बनता है? 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना? ठीक है, तो स्क्वायर उसको बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? ये एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसी क्लोज फिगर, एक ऐसी बंद फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आ क्वाड्रिलेटरल have all sides are equal and each has 90 degree angle। It is called square। यहां तक समझ में आया? स्क्वायर किसको बोलते हैं? समझ आया यहाँ तक सबको? बहुत हंसी निकल गई ना अभी, बता। ठीक है, यहीं पर खत्म करें आज। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।